नाजरीन, हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारा प्रोग्राम माहौलियात और हम, जिसके तहत हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे मौजू से जिसका सीधा ताल्लुक आपकी और हमारी ज़िंदगी से जुड़ा होता है। इसी सिलसिले की कड़ी में आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही मौजू। नाजरीन, बायोमेडिकल वेस्ट कितना ख़तरनाक है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा मौजू है जिसकी मौजूदा वक्त में हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक चैलेंज बन चुका है। आखिर ये बायोमेडिकल वेस्ट क्या है और कैसे ये हमारी जिंदगियों से जुड़ा है? अगर वक्त रहते इस कचरे को सही से निपटाया ना जाए तो इसके हमारी जिंदगी और हमारे आसपास के माहौलियात पर क्या खतरनाक असरात पड़ सकते हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए हम आपको लिए चलते हैं अपने स्टूडियो, जहां मौजूद एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट कितना खतरनाक है और वक्त पर इसको ठिकाने लगाना हमारे लिए कितना जरूरी है। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आप सभी का हमारे ख़ास प्रोग्राम माहौलियात और हम में। जैसे कि आप जानते हैं, माहौलियात और हम में हम ऐसे मौजू आपके लेकर आते हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक़ आपसे है, हमसे है और पूरी दुनिया से है। आज इस प्रोग्राम में जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो है बायो वेस्ट मैनेजमेंट और इससे जुड़े ख़तरात के बारे में। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ख़ास मेहमान, आइए सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मालिनी कपूर, आप प्रोफेसर हैं माइक्रोबायोलॉजी सफदरजंग हॉस्पिटल में। मैम, खैर मकदम में आपका बहुत बहुत हम कहेंगे इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। और हमारे साथ हैं जनाब बी विनोद बाबू, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। सर, आपका भी खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। तो हम अगर आज जैसा कि जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है बायोमेडिकल वेस्ट। आप क्या कहेंगे, जैसे हम लैब्स में जाते हैं, आप टेस्ट करवाने गए हैं, बैठे हैं आप आधा घंटा 40 मिनट जब तक आपका नंबर आता है, और हम देखते हैं वहाँ पर उनके जितने भी टीवी स्क्रीन्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ उनके प्रमोशनल चल रहा होता है। हाँ, कुछ ब्रांड्स की प्रमोशन हो रही है क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग से हो रहा होता है। वहाँ पर हमने आज तक कभी नहीं देखा कि बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में कभी कोई क्लिप चल रहा हो या कुछ विजुअल इस तरह का चल रहा हो जिससे कि हम लोगों को मालूमात हो पाए। ये आपको लगता है कि जो हम बात करते हैं अवेयरनेस कैंपेन की, अवेयरनेस ड्राइव की, तो इस तरह की कुछ चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में लोगों तक, हर एज ग्रुप के लोग उसमें होते हैं तो उन तक जानकारी आए? ये अवेयरनेस, ये वाला ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस ये हॉस्पिटल्स और पैथोलॉजिकल लैब उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दिया गया है। सो मैं रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू में देखता हूँ तो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जब इंस्पेक्ट करते हैं उनको ये जरूर पूछते हैं कि वेदर आपने कितने प्रोग्राम किए हैं, आपने क्या क्या कहाँ पे डिस्प्ले किया, ये सब इंस्पेक्शन का पार्ट है। सो ये ऑथराइजेशन का रिन्यूअल प्रोसेस में जो है ये सब चीज़ हम ध्यान देते हैं, ऐसा दिखाना है। अभी अब सही है, कुछ पैथोलॉजिकल लैब में खून जांच सेंटर्स में ये चीज नहीं आ रही है। इवन डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में हम जाते हैं, हाँ, जैसे पब्लिक प्लेसेस में ये वीडियोस प्ले होने चाहिए। एनवायरनमेंट के इश्यूज हमारी जो देखते हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग से कमर्शियली आपके लिए हमारा जो डिस्कशन का मुद्दा एनवायरनमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे स्कूल के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा कंपोस्टिंग के बारे में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में या कुछ किचन गार्डन टाइप की एक्टिविटीज़ में अगर आप एनवायरनमेंट से अभी सेंसिटाइज नहीं करेंगे, धीरे धीरे वेस्ट पे उसको ले आएंगे। जैसे इनिशियल क्लासेस में भी एनवायरनमेंट के छोटे छोटे इशूज 6, 7, 8 क्लास बहुत मतलब उनकी थियोरी में भी, प्रैक्टिकल में भी, एंड फिर वो उसको वेस्ट मैनेजमेंट में भी, जैसे एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। थोड़ा सा हम इस बात को समझें कि बायोमेडिकल वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो कब तक उसको आप स्टोर कर सकते हैं, मतलब कब तक ये वो जो चीज़ है ये भी कहीं इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कब उसको डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। ये जरूर बहुत इम्पोर्टेंट है कि समय के अंदर ये ज़्यादा समय हम जितना ही इन्फेक्शन फैलने का चांसेस होती हैं उतना ही खतरनाक सिचुएशन आ सकता है। इसलिए हमको ये रूल्स के हिसाब से 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन इट शुड बी डिस्पोज। अगर अस्पताल के अंदर सुबह 9 बजे वो जनरेट हुआ है वेस्ट, अगले दिन परसों सुबह 9 बजे तक ये डिस्पोजल हो जाना चाहिए, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो इसके ऊपर भी कुछ चेक रखा जाता है कि 2 दिन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी, जैसे जो बारकोडिंग होती है वेस्ट की, वो तो हम लोग बेडेड ऑक्यूपायर ही कर रहे हैं। बेडेड मतलब जो हॉस्पिटल है जहाँ बेड्स हैं, मतलब तो वहाँ पे बारकोडिंग इज मैंडेटरी एज पर द रूल्स। तो उसमें जैसे कितना वेस्ट जनरेट हुआ और उसके बाद वो कॉमन फैसिलिटी ऑपरेटर के पास कब पहुंचा और उसने कब उसको डिस्पोज ऑफ किया, तो दैट वेस्ट ट्रैकिंग इज देयर 48 आवर्स।
ओके तो अब ये ट्रैकिंग की जब हम बात करें तो इसमें एक सवाल और जहन में आता है जब हम बात करते हैं इंसिनरेशन की, तो उसमें से ये जो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स की हम बात करते हैं उसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। जरूर जरूर वो क्या है, पूरा जरूर थोड़ा सा अगर आप बताएं तो। जैसे आप देखिए कि मैंने बोला जैसा पहले 4 तरीके के वेस्ट है, उसमें येलो कैटेगरी वेस्ट का 2 ही तरीके से डिस्पोजल करने का। एक तो जला के डिस्पोज करने का, अगर ये साधन नहीं है जलाने का, इंसिनरेटर नहीं है रिमोट एरियाज में, वहाँ पे डीप बरियल का भी प्रावधान है। डीप बरियल हम अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एरियाज में विद द परमिशन के लेके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, लाइक मिलिट्री कैंप है तो लद्दाख में दूर में पहाड़ों में एरिया में है, वहाँ पे भी क्लिनिक है। वो वेस्ट अपना एनाटॉमिकल वेस्ट कहाँ डिस्पोज करेंगे, वो हम लैंडफिल डीप बरियल कर सकते हैं। जहाँ तक कि इंसिनरेशन है, इंसिनरेशन मोस्ट ऑफ द एनाटॉमिकल वेस्ट येलो कैटेगरी वेस्ट जलता है, इंसिनरेटर्स में जलता है। इसमें 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। इसका कंप्लीट कंबशन बहुत जरूरी है। कोई भी वेस्ट को हम आधा जलाएंगे ज़्यादा स्मोक निकलेगा, ज़्यादा पोल्यूटेंट्स निकलेंगे। इसलिए हमारा रूल्स बताते हैं कि कंबशन एफिशिएंसी 99+ होना चाहिए, 99% एंड अबव कंबशन एफिशिएंसी। इसके अलावा पार्टिकल मैटर्स, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलता है। जैसे भी हमारा वेस्ट में क्लोराइड होता है, उसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस उसका भी लिमिट में आना चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इसके अलावा मेर्क्यूरी और डाइऑक्सिन एंड फ्लोरांस, दीज आर द स्टैंडर्ड्स हमने दिए हैं। सो इसके अलावा जो कंबशन करते समय 2 चैम्बर में होते हैं, प्राइमरी कंबशन, सेकेंडरी कंबशन। इसका भी टेम्परेचर निर्धारित है। प्राइमरी टेम्परेचर 800 डिग्री होना है, लगभग सेकेंडरी कंबशन 1050 डिग्री। इसमें जलने के बाद ही धुआं को छोड़ सकते हैं। धुआं को ट्रीट करना पड़ता है, फ्लू गैस को। तो इसमें मैम ये भी कहीं कुछ एक वो रहता है कि भाई जैसे सर ने कहा कि अगर वो जलाया नहीं गया तो इसको बहुत से लोग जो हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है या उनको लगता है कि पैसा बचाने के लिए या कमाने के लिए उसका रीयूज भी करने की कोशिश होती है या मिसयूज की भी कहीं ना कहीं वो रहता है हमेशा। तो उस पे कंट्रोल करने के लिए भी कुछ हमारे पास है, कुछ वॉच डॉग की तरह कुछ एंटी पिल्फरेज जैसे है। तो एंटी पिल्फरेज में एक तो है कि जो नीडल कटर्स वी आर यूजिंग जी, तो हम जब नीडल सिरिंज काट रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सिरिंज भी म्यूटिलेट हो जाता है, नीडल भी कट जाता है, तो वो रीयूज नहीं हो सकता। नीडल सिरिंज इज द मोस्ट कॉमनली पिल्फर्ड आइटम एंड ये रीयूज होता है। जैसे पीछे जैसे हेपेटाइटिस बी सी के आउटब्रेक्स हो गए बिकॉज ऑफ रीयूज ऑफ नीडल्स, बट उसके बाद ये रूल्स आ गए तो उस पर भी आप चेक एक तरह से लग गया है कि नीडल कटर्स से वो कट जाती है, वो रीयूज नहीं होती। फिर जो ये बार कोडिंग है दैट इज ऑल्सो वेस्ट ट्रैकिंग, दैट इज ऑल्सो कि आपने जितना आपके हॉस्पिटल में जनरेट हुआ वो उतना ही कॉमन फैसिलिटी में पहुंचा। और एक दूसरी चीज़ है जैसे GPRS है जो कॉमन फैसिलिटी का व्हीकल है, वो उसमें भी लगा हुआ है, तो उसकी भी वेस्ट ट्रैकिंग हो रही है कि वो अपने सही जगह पे गया कि नहीं गया। तो ये पिल्फर्ड जो आइटम्स ये अब नहीं है बिकॉज ऑफ बार कोडिंग कह लो, कटिंग ऑफ नीडल्स कह लीजिए। जैसे आज हम बात कर रहे हैं माहौलियात और हम में कि बायोमेडिकल जो वेस्ट है किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है और किस तरह के चैलेंजेस सामने हैं। तो अगर थोड़ा इस बात को और समझें कि हम जब चैलेंजेस की बात करते हैं तो इसमें मिस मैनेजमेंट की भी कुछ गुंजाइश रहती है, जिसको हम कहते हैं बदनज़मी जो है, उसका भी कोई इसमें रहता है कि कुछ? बहुत सारा कंप्लेंट आती है हमारे पास कि वेस्ट हमने यहाँ पाया गया जी। सो ये होने का चांसेस हैं। जहाँ तक कुछ लोगों ने हॉस्पिटल से पिल्फरेज कर उठा लिया, एक रेड बैग उठा लिया, अपना मतलब का प्लास्टिक निकाला, बाकी फेंक दिया। इससे कंप्लेंट्स काफ़ी हमारे पास आ रही हैं। इसलिए उसका जो कंट्रोल जो है, एक तो हॉस्पिटल के इंश्योर करना है कि अपना हॉस्पिटल से पिल्फरेज ना हो, ये सबसे बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये कॉमन फैसिलिटीज का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना ट्रक से वेस्ट कहीं ना जाओ। सो ये सब चीज़ है ना, बहुत सारे कंप्लेंट्स है। वी आर टाइम टू टाइम हमारे पास कंप्लेंट्स आए तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। सो देयर सर्टेन इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हैं, इसके ऊपर हम उभर के आना है, वी हैव टू ओवरकम दैट। राइट। हॉस्पिटल्स की क्या जिम्मेदारी रहती है, उनकी कोई जवाबदेही रहती है इसमें? पूरा जब डिस्पोज ऑफ हम जो वेस्ट निकल रहा है उसको लेके जाना और पूरा जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इंसिनरेटर में डलवाना, वहाँ तक हॉस्पिटल्स की क्या अकाउंटेबिलिटी, क्या जैसे जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का एक तो जैसे उनकी पॉलिसी है, कमेटी है, उन्होंने जनरेट किया, बार कोड किया, उसके बाद उसको बार कोडिंग करके उनको ट्रक में एक साइंटिफिक तरीके से सारा वेस्ट उन्होंने कर दिया। जब वो एक हॉस्पिटल प्रेमिसेस से निकल जाता है वो फिर कॉमन फैसिलिटी ऑपरेटर की जिम्मेदारी हो जाती है। अगर वो हॉस्पिटल, बिकॉज दैट इज ऑल्सो बार कोडेड, GPS के साथ पता चल जाता है वो ट्रक बाहर से निकल गया, बीच में ट्रक कहीं पहुंचता नहीं है, तो दैट इज अंडर मतलब कॉमन फैसिलिटी इज नाउ लायबल।
तो इसमें जो है हमारा जो मैंडेट है रूल्स का, उसमें है कि जो हॉस्पिटल है वो साल में 2 बार जाके कॉमन फैसिलिटी ऑपरेटर को इंस्पेक्ट कर सकता है कि वेस्ट को देख सकते हैं, अपने वेस्ट को देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो साइंटिफिक तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट एक बार अगर ट्रक हॉस्पिटल से निकल गया, सो जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज फॉर कॉमन फैसिलिटी ऑपरेटर। ओके, तो सर रूटीन जरूर जी, मैं एक सवाल और जोड़ दूं आपसे इसमें कि रूटीन प्रैक्टिस में इस तरह के लूप होल्स के लिए हमारे पास क्या स्कोप है? जी, लूप होल्स है जरूर है, एज ए टोल लूप होल्स की स्कोप है। राइट, हॉस्पिटल का जिम्मेदारी पे मैं आता हूँ। हॉस्पिटल के मेन 2 जिम्मेदारी हैं, सेग्रीगेट ठीक से करना। अगर आप प्लास्टिक वेस्ट को येलो में डाल दिया, येलो वेस्ट को रेड में डाल दिया, इसकी वजह से पूरा वेस्ट मैनेजमेंट में बाधा आ सकती है क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट को येलो में डाल दिया, उसको जलना ही जलना है, उसको ओपन नहीं करते हैं। तो जल गए तो प्लास्टिक वी हैव लॉस्ट। चलिए, लेकिन बैग कहीं ओपन करने के लिए अलाउड नहीं है क्योंकि इंस्पेक्शन का स्कोप ज़्यादा होता है। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सों को ट्रेनिंग करना जी। और तीसरा है जो बायोमेडिकल वेस्ट हैंडल करते हैं उस वर्कर्स को इम्यूनाइजेशन करना, क्योंकि हेपेटाइटिस बी इम्यूनाइजेशन है, शायद मैम ने टेटनस इम्यूनाइजेशन देना पड़ता है। उसके बाद एक ऐसी जगह देना है जहां से वो कॉमन फैसिलिटी वाला ट्रक उठा सके, जैसे कॉमन वेस्ट साइट, सेंट्रल कलेक्शन पॉइंट, वो भी प्रबंधन इन लोगों को करना है। तो जैसे ये हेल्थ चेकअप और इम्यूनाइजेशन है, ये भी हमारे जैसे मंथली कैंप्स लगते हैं, उसमें सारे सैनिटेशन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो आके हेल्थ अपना चेकअप कराते हैं। और हेपेटाइटिस बी एंड टेटनस 2 वैक्सीन्स हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंडर जो बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स में आते हैं। तो इनको हम लोग इनको पूरे 3 डोजेस देते हैं, 0, 1, 6। अगर किसी का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरा नहीं है तो वो भी करते हैं। ये वाला जो डेटा होता है ये भी हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी और अपना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी हम इसको मंथली शेयर करते हैं कि हमने इस मंथ में मतलब ट्रेनिंग के अलावा इतना हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन किया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए ये हमने किया अपने वर्कर्स की। और जब भी गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे स्वच्छता पखवाड़ा हुआ, तो फिर हम इनको ये ड्राइव तेज कर देते हैं। एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी आपसे पूछने के लिए कि अभी जैसे आपने बताया कि पूरा एक सिस्टम काम करता है, सब चीज़ों को हम वॉचडॉग की तरह नज़र रखी जाती है, सब कुछ है। हाँ बिल्कुल जी, क्यों नहीं। लेकिन उसमें एक चीज़ और है कि जब हम कहते हैं इंसिनरेटर में आप डालते हैं, पूरा जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो राख बन जाता है। जब राख बन जाती है तो उसके बाद जो आउटपुट निकल के आता है मटेरियल, उसका फिर क्या होता है? हाँ, उसके तरीके रूल में क्लियरली लिखा गया है कि पहले हमको हर एक कॉमन फैसिलिटी को ये देखना चाहिए कि वो राख क्या सेफ है कि नहीं। उसका टेस्टिंग होता है, हजार्डस वेस्ट है कि नहीं, इसका टेस्टिंग करना पड़ता है जी। अगर वो वेस्ट राख हजार्डस वेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है उस राख के अंदर, उसको फिर कॉमन हजार्डस वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी में देना पड़ता है। अगर वो उस कैरेक्टरिस्टिक्स मीट नहीं कर रही है, इट कैन बी डिस्पोज्ड अलॉन्ग विद द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंप साइट। ये प्रोविजंस दोनों दिया गया है जी। सर, इसमें येलो वेस्ट की बात हुई, आपने बैग्स के हिसाब से आपने बताया कि किस तरह के कलर्स के हिसाब से अलग अलग सेग्रीगेट किया जाता है बायोमेडिकल वेस्ट को। लेकिन येलो वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें साइटोटॉक्सिक वेस्ट भी शामिल है। ये टेक्निकल टर्म है, हमें नहीं मालूम नाज़रीन कितना समझ रहे हैं, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है जब हम बात कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट की। तो येलो वेस्ट में साइटोटॉक्सिक जो वेस्ट है वो भी शामिल है, उसको बाकी वेस्ट के साथ जब मिक्स कर दिया जाता है तो ये क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा इसको समझें। इसके लिए येलो साइटोटॉक्सिक वेस्ट है जो कैंसर मरीजों के लिए केमोथेरेपी में यूज होता है, उसको साइटोटॉक्सिक ड्रग बोलते हैं। इस वेस्ट को हम लोगों ने येलो वेस्ट में ही डालेंगे। उसका जो सिरिंजेस पूरा मटेरियल येलो बैग में डाल के इसको सील करने के बाद उसके बाद साइटोटॉक्सिक ड्रग का एक सिंबल होता है, वो चिपका जाता है जी। सो बायोमेडिकल वेस्ट का एक सिंबल होता है, साथ साथ में सी करके साइटोटॉक्सिक का सिंबल होता है, सिंबल चिपक जाता है। ये येलो बैग साइटोटॉक्सिक वेस्ट है, वो कॉमन फैसिलिटी को पहचान जाते हैं। इसको साइड में रखेंगे, बाकी वेस्ट से जलाएंगे नहीं। जब ये वेस्ट डालेंगे इंसिनरेटर में, इसका 10,012 डिग्री जो कॉमन वेस्ट जलता है, ये वाला वेस्ट 1200 डिग्री में चलेगा। इंसिनरेटर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है ये केमिकल्स। दिस इज द सेफ वे ऑफ डिस्ट्रॉय। तो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग अलग होती है, मतलब अननोइंगली बाय चांस भी कोई डाल दे तो बहुत हार्मफुल हो सकता है। हाँ, इसकी जब हम ट्रेनिंग क्लासेस लेते हैं तो जो साइटोटॉक्सिक वेस्ट है, जीनोटॉक्सिक है, साइटोस्टैटिक है, ये सेकेंडरी कैंसर्स कर सकता है। जैसे ये रिपोर्टेड है हेल्थ केयर वर्कर्स में, स्किन कैंसर्स, ब्लैडर कैंसर्स। अगर हम ये साइटोटॉक्सिक ड्रग डिस्पर्सल ठीक से नहीं करें, उसका डिस्पोजल ना करें ठीक से, मतलब डिस्पर्सल मतलब जब आप मरीज को दे रहे हैं तब आपने क्या एहतियात बरतते हैं,
और जब आप इसको डिस्पोज कर दे हैं तो इसके साथ क्या है, चाहे वो ट्यूबिंग है, सिरिंज है, इट इज़ सो डेंजरस कि उसकी सब हम एक ही उसको येलो बैग में विद साइटोटॉक्सिक लेबल अलग से और एक बायो हजार्ड का लेबल अलग से वो डालते हैं और ये हाई डिग्री इंसिनरेशन पे जाता है जी। जैसे ये इस रूल के प्रावधान में 2016 के फर्स्ट टाइम ये कैटेगरी आई है। सो ये बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि अरे इसको सेपरेट क्यों कर दिया, बिकॉज कॉमन फैसिलिटी को ये लगता है कि दूसरी बार इंसिनरेटर एक हाई डिग्री वाला जो है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलाना पड़ता है, बट ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये हमारे पूरे पर्यावरण में जाता है, सॉइल में जाता है, वाटर में जाके इसका जो मतलब और जो इसका सीधे कांटेक्ट में आने से हाँ, वैसे भी हार्म कर सकता है हेल्थ केयर वर्कर के सीधे कांटेक्ट हाँ। में, और ये नीचे सॉइल में जाके कितने सालों साल रहता है। जी बिल्कुल सर। एक हिसाब से और समझे, अगर अब जब जैसे कि बात हो रही है बायोमेडिकल वेस्ट की, तो इसमें कुछ रिसाइकल के भी ऑप्शन है हमारे पास कुछ वेस्ट के। मैंने बोला था जैसा पहले कि जो रेड कैटेगरी वेस्ट है उसमें प्लास्टिक ज़्यादातर होते हैं। जी जी। सो जो बायोमेडिकल प्लास्टिक्स है उसका रिसाइकल वैल्यू ज़्यादा है, सो बिकॉज वेरी गुड प्लास्टिक्स आर यूज्ड। इसलिए जो ये वाला दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है, ऑटोक्लेव नहीं तो माइक्रोवेव, दो टेक्नोलॉजी है, बेसिक टेक्नोलॉजीज है। रेड कैटेगरी बैग को पहले विदाउट ओपनिंग डायरेक्टली ऑटोक्लेव में दिया जाता है, उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है फॉर हाफ एन आवर और 40 मिनट्स एट पर्टिकुलर प्रेशर, देन वो गेट स्टेरिलाइज्ड। वो स्टेरिलाइज होने बैग्स को ओपन करके दे कैन सेपरेट सिरेंजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स के साथ सेपरेट करके उसके बाद शेड करना पड़ता है क्योंकि रिसाइकिल ना हो एज इट इज। शेड करने के बाद वो पर्टिकुलर रिसाइकलर, प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलर जो ऑथराइज्ड हो उनको ये सेल कर सकते हैं। उन लोगों का कमाई ज़्यादा ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग में देने में ज़्यादा मुनाफा कॉमन फैसिलिटी को होता है। सो वी आर परमिटिंग रिसाइकलिंग ऑफ रेड कैटेगरी बायोमेडिकल। आप ये देखेंगे कि हॉस्पिटल है वो अपना वेस्ट कॉमन फैसिलिटी को देना जरूरी है। जब तक 75 किलोमीटर के अंदर कोई कॉमन फैसिलिटी है, कोई भी हॉस्पिटल अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, इनको देना ही देना है। मान लीजिए 75 किलोमीटर का दूर में है, इनके पास दो ऑप्शन है, एक 150 किलोमीटर तक जा सकते हैं देने के लिए, अदरवाइज उनको अपना ट्रीटमेंट प्लान लगाना पड़ेगा। यही हो रही है नॉर्थ ईस्ट और सम स्टेट्स ऑफ असम में, जहाँ पे कॉमन फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है, हॉस्पिटल्स को अपना ट्रीटमेंट प्लान लगाना पड़ रही है। इसलिए हम वी आर फॉलोइंग विद द स्टेट्स की वहाँ पे भी कॉमन फैसिलिटीज हो, क्योंकि हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में वेस्ट डिस्पोजल और ट्रीटमेंट इंसिनरेशन ये सब ना हो। सो वी आर वर्किंग विद सम ऑफ द स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट एंड असम। फैसिलिटीज़ पूरा नहीं है, ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि हर एक 150 किलोमीटर में एक एक फैसिलिटी हमको चाहिए। So, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम वी शुड कवर ऑल द एरियाज। जी, तो उम्मीद ये करते हैं कि जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, उसी तरह से ये तब्दीली भी आएगी और लोग इसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानेंगे। तो डिस्पोज ऑफ करने की जब बात होती है बायोमेडिकल वेस्ट की, तो कुछ नई चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अब चलते चलते हम, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सी बातें आपसे जान सकते हैं, लेकिन वक्त की अपनी मजबूरी है, तो मैं आपसे चलते चलते मैं इतना जानना चाहूँगी कि चूँकि आप हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं आप, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि आप हमारे देखने वालों को अगर कुछ संदेश, कोई पैगाम देना चाहें कि किस तरह से वो बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में और ज़्यादा कोशिशें कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी, मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है, स्पेशली आपके लेवल पे तो हाउस होल्ड बायोमेडिकल वेस्ट ही है, उसको आप एक थर्ड कंटेनर है, जैसे जो हाउस होल्ड हैजर्डस बायोमेडिकल वेस्ट, वो आप उसको दीजिए। कुछ अभी गवर्नमेंट भी ड्राइव्स चला रही है कि फार्मास्यूटिकल शॉप्स में ये कंटेनर ऐसे रख दिए जाएं, जैसे ई वेस्ट के कुछ वो लोग रखते हैं कहीं कहीं जगह पे, शॉप्स पे, क्रोमा सेंटर्स पे, डिफरेंट, तो ऐसे ही कोई शॉप्स पे रख दिए जाएं। तो हमारे सिटीजन्स का ये सब एक ज़रूरी होता है कि वो जब भी ऐसे ड्राइव्स गवर्नमेंट चलाती हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। बायोमेडिकल वेस्ट से अलावा जैसे जो सॉलिड वेस्ट होता है, गवर्नमेंट की ड्राइव्स तो हैं, बट कितने कम लोग हैं जो अपना सॉलिड वेस्ट उसको सेग्रीगेट करके दे रहे हैं। तो आप शुरुआत करिए सॉलिड वेस्ट के सेग्रीगेशन से, फिर धीरे धीरे हाउस होल्ड बायोमेडिकल वेस्ट है उसका तीसरा डब्बा आगे कीजिए, क्योंकि हमें ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है या कोई भी वेस्ट है, चाहे ई वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, हैजर्डस वेस्ट है, बैटरीज का जो वेस्ट होता है, हमें इसको एक अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह करना है, और यही जो अवेयरनेस है हमें अपने बच्चों में भी लानी है। कॉमन मासेस जो नाज़रीन इस समय देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी कहूँगी आपसे, और जो लोकल बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहें? पहले 2016 से हमारा जो रूल आए हैं, उससे पहले काफ़ी स्मॉल हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स रुक गए हैं, उसके बायोमेडिकल वेस्ट से जुड़ा नहीं था। अभी हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी सारे क्लिनिक्स
सिंगल डॉक्टर है, अपना छोटा सा रूम किराए पे लिए हैं, वो भी इंजेक्शन करते हैं, बैंडेज करते हैं, वो वेस्ट उनका भी जिम्मेदारी है। वो लोग अभी मेन स्ट्रीम से जुड़ा नहीं है, उन्होंने अपना ऑथराइजेशन लिया नहीं है। ये सभी क्लिनिक्स आजकल जब उनके पास जाके डायरेक्शंस नोटिसेस देते हैं पोल्यूशन कंट्रोल, वो डर जाते हैं कि हमारे पास रेगुलेशन हो रही है, सो बहुत उनका चिंता होती है कि हमारे पास ज़्यादा खर्चा हो रही है। लेकिन सब क्लिनिक्स, स्मॉल क्लिनिक्स एंड स्मॉल बेडेड हॉस्पिटल्स, इनको एक ही मैं सबका उनका मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जाके तुरंत अपना नामांकन उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। वन टाइम ऑथराइजेशन है, आप एप्लीकेशन डालिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, अगर 90 डेज के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो अपने आप डीम्ड रजिस्ट्रेशन है जी। उसके बाद आप उनको ये इंश्योर करना है, कॉमन फैसिलिटी से आप एग्रीमेंट साइन करिए जी। उनका पास हर एक दिन में वेस्ट अपना क्लिनिक से उठ जाएगा। सो उनको मंथली 600-700 रुपीज़ ही होता है, ज़्यादा नहीं है। सभी क्लिनिक्स और स्मॉल हॉस्पिटल्स का भी बायोमेडिकल वेस्ट में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। सो इससे हमारा कंट्री का बायोमेडिकल वेस्ट बहुत इफेक्टिवली मैनेज होगा। बड़े हॉस्पिटल कर रहे हैं, भी जानते हैं, अभी छोटे हॉस्पिटल, छोटे क्लिनिक्स भी जुड़ जाएंगे। हमारा देश का बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह होगी आने वाले सालों में। और इसके साथ साथ ये डोमेस्टिक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नगर पालिकाओं को कोई जिम्मेदारी है, वो भी अलग से प्रावधान करे कि लोग उसमें उस डिपोजिशन सेंटर में जाके बायोमेडिकल वेस्ट वहाँ डाले, वहाँ से कॉमन फैसिलिटी में जाएगी। सो सबकी जिम्मेदारियां हैं उसमें। हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम 20 कॉमन फैसिलिटीज में 2000 से 2020 में 2000 कॉमन फैसिलिटी में गए हैं। हमारा नंबर ऑफ बेड्स 22,000 बेड का जो वेस्ट है, एज एन 22 लाख बेड का वेस्ट है, एज एन टुडे प्रॉपर प्रावधान डिस्पोजल हो रही है। आने वाले सालों में हम कोशिश कर रहे हैं कि कंट्री का कोई भी बायोमेडिकल वेस्ट बाहर ना जाए, ठीक से ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल हो जाए। कहा यह जाता है कि बड़े जो सफ़र हैं उनकी शुरुआत छोटे कदमों से ही हुआ करती है। हर बड़ी मंजिल को पाने के लिए पहल हमेशा छोटी हुआ करती है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने दोनों मेहमानों का, डॉक्टर मालिनी कपूर और हमारे साथ साहब बी विनोद बाबू जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए, और माहौलियात और हम में बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में आप लोगों ने इतनी ज़्यादा जानकारी और मालूमात हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और नाज़रीन, इसी के साथ आपसे हम लेते हैं इजाज़त। वादा आपसे यही है कि फिर किसी न किसी मौजू पर आपसे होगी मुलाकात। जी हाँ, इसी प्रोग्राम यानी माहौलियात और हम में। तब तक के दीजिए इजाज़त। आदाब।